पिछले कुछ महीनों से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स को लेकर काफी प्रोग्रेस देखने को मिली है, क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का गठन ही ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए किया गया था, युद्ध रोकने के लिए किया गया था। रशिया यूक्रेन वॉर या फिर इजराइल फलस्तीन वॉर को अगर हम साइड के ऊपर भी रखें, आज के डेट में सिक्योरिटी काउंसिल छोटे छोटे देशों के युद्ध रुकवाने में भी पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। 2-3 साल पहले सिक्योरिटी काउंसिल की नाक के नीचे आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक बहुत ही बड़ा युद्ध हुआ था। हजारों सोल्जर्स की जान गई थी, जबकि लाखों लोग इस युद्ध में डिस्प्लेस हुए थे। एंड आजकल फिर से नागार्नो कराबाख में चीजें दोबारा बिगड़ रही हैं। रशिया, यूक्रेन, ईरान, इजराइल, ये तो चलो फिर भी बड़े बड़े देश हैं। यहाँ पर इनसे आर्मेनिया और अजरबैजान ये तक हैंडल नहीं हो पा रहे हैं। कहने का मतलब है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के लगातार फेलियर के कारण दुनिया के कई सारे देश अब पूरी तरह से तंग आ चुके हैं। एंड अब भारत ही नहीं बल्कि सभी देश रिफॉर्म्स के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जिन देशों को परमानेंट सीट मिलने की कोई भी संभावना ही नहीं है, तो फिर वो देश क्यों लगातार रिफॉर्म्स का मुद्दा उठा रहे हैं और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स की मांग कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि आज के डेट में पूरी दुनिया इंटरकनेक्टेड है। अब हमने देखा कि रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की कीमतें उसके कारण बढ़ गई थी। दुनिया के काफी सारे रीजन में फूड क्राइसिस देखने को मिला, खाने पीने की चीजें लगातार महंगी होती गई। अब रिसेंटली इजराइल ने हमास के ऊपर हमला किया था, उसके बाद यमन के हूती विद्रोहियों ने रेड सी में कार्गो शिप्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण सारे शिपिंग रूट्स पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गए हैं और कार्गो शिप्स को अब अफ्रीका के नीचे से होकर लंबा रूट लेना पड़ रहा है। इसलिए अब कई सारे छोटे छोटे देश भी सिक्योरिटी काउंसिल से तंग आ गए हैं और चाहते हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स के बाद एक नया सेटअप आए जो इन सारे वॉर्स को रोक सके। इसी चीज को लेकर यूनाइटेड नेशंस में इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस चल रही हैं, जिसमें सभी देश अपनी तरफ से सुझाव दे रहे हैं कि नई सिक्योरिटी काउंसिल में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए। अब जब रिफॉर्म्स की चर्चा स्टार्ट हुई तो इसमें कई सारे देशों ने गुट बना लिया, जो कि अलग अलग सुझाव दे रहे हैं। कुछ देशों ने कहा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर्स की संख्या सेम रहनी चाहिए और बस नॉन परमानेंट मेंबर्स की संख्या को बढ़ाना चाहिए, जबकि कुछ देश कह रहे हैं कि परमानेंट मेंबर्स की संख्या को तो बढ़ा दिया जाए, लेकिन उनको वीटो पावर नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वीटो पावर का मिसयूज इससे और भी बढ़ जाएगा। पहले ही 5 परमानेंट मेंबर्स मुश्किल से कोई प्रस्ताव सिक्योरिटी काउंसिल में पास होने देते हैं और कोई ना कोई उसके ऊपर वीटो कर देता है। वहीं पर कुछ देशों का गुट तो ऐसा भी है जो मांग कर रहे हैं कि वीटो पावर पूरी तरह से टोटली खत्म कर दी जानी चाहिए और मेजॉरिटी वोटिंग का कंसेप्ट लाया जाए। लेकिन ये चीज वो देश मांग कर रहे हैं जिनको पता है कि उन्हें परमानेंट मेंबर तो कभी बनाया नहीं जाएगा। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर भारत को बिना वीटो पावर के परमानेंट मेंबर बनाया जाता है तो उसका क्या ही फायदा। अभी नेगोशिएशंस के दौरान सभी देश अपनी अपनी राय रख रहे थे और जब पिछले कल इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस में भारत की बारी आई तो भारत के यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा काम्बोज-पैम ने हमें रिप्रेजेंट किया और वहां पर भारत का पक्ष रखा। अब क्योंकि रुचिरा काम्बोज-पैम भारत को रिप्रेजेंट कर रही थी, इसलिए हम बात करेंगे कि भारत ने क्या बोला। पिछले कल मीटिंग्स में भारत ने कहा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सही मायनों में रिफॉर्म्स तभी होंगे जब परमानेंट और नॉन परमानेंट इन दोनों ही कैटेगरी की सीट्स को बढ़ाया जाएगा, तभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को और भी लेजिटिमेट, रिप्रेजेंटेटिव, रिस्पॉन्सिव और इफेक्टिव बनाया जा सकता है। वरना रिफॉर्म्स करने का कोई भी फायदा नहीं होगा और फिर से दुनिया के सभी देश भविष्य में अभी की तरह रोएंगे कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल युद्ध रोकने में फेल हो रही है। भारत ने कहा कि नई सिक्योरिटी काउंसिल ऐसी होनी चाहिए जहां पर डेवलपिंग कंट्रीज और अनरिप्रेजेंटेटिव रीजन्स जैसे कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया और पैसिफिक का काफी सारा रीजन, इन सब की भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। ये भी टेबल के ऊपर बैठे और इनको भी जगह मिले, जो कि इनका अधिकार है। इसके लिए सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट और नॉन परमानेंट दोनों कैटेगरीज की एक्सपेंशन होना अनिवार्य है। भारत ने कहा कि हम इस चीज को समझने में फेल हो रहे हैं कि अगर एक ही कैटेगरी को एक्सपैंड किया गया, यानी बस नॉन परमानेंट मेंबर्स को ही बढ़ाया गया, तो ये नई मेंबरशिप में मेजॉरिटी देशों के लिए पूरी तरह से अनडेमोक्रेटिक होगा। हम इस तरह से माइनॉरिटी वाले देशों के होस्टेजेस बनकर बिल्कुल नहीं रह सकते हैं। यानी अगर बस नॉन परमानेंट मेंबर्स की संख्या बढ़ाई गई, परमानेंट मेंबर्स वही 5 पुराने वाले देश रखे गए, तो इससे क्या होगा कि माइनॉरिटी वाले 5 देश इसी तरह से मेजॉरिटी के नॉन परमानेंट मेंबर्स देशों को होस्टेजेस बनाकर रखेंगे और आज की तरह वीटो का मिसयूज करेंगे। एक तरह से बाकी सारे देशों को बंदी बनाकर रखेंगे, क्योंकि असली वीटो पावर का अधिकार केवल उनके पास ही रहेगा। और ये हम पिछले काफी समय से देख रहे हैं कि वो वीटो का इस्तेमाल करके अपनी मनमानी कर रहे हैं और वो आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे। भारत ने कहा कि हमें फिर से उन्हीं 5 देशों के हाथों को देखना पड़ेगा। इसके आगे रुचिरा काम्बोज-पैम ने कहा कि अब तो ये डिबेट होनी नहीं चाहिए कि परमानेंट मेंबर्स की संख्या को भी बढ़ाया जाए या फिर नहीं, क्योंकि रिफॉर्म्स को लेकर जो साल 2015 का फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट है उसमें मेंबरशिप की कैटेगरीज को लेकर मेजॉरिटी देशों ने इस चीज का समर्थन किया है कि परमानेंट और नॉन परमानेंट दोनों कैटेगरी में मेंबर्स को बढ़ाया जाए। भारत ने कहा कि साल 2015 में 122 देशों में से 113 देशों ने ऑन रिकॉर्ड अपनी पोजीशंस को सबमिट करते हुए ये साफ तौर पर कहा था कि दोनों कैटेगरी की सीट्स को बढ़ाया जाए। इसका मतलब है कि 90% देश चाहते हैं कि दोनों कैटेगरी की सीट्स को बढ़ाया जाए। इसके साथ ही मीटिंग में भारत ने एक और चीज को पॉइंट आउट किया। अभी के समय कुछ देश इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस के दौरान ये भी मांग कर रहे हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल में बाकी चीजें सेम रखी जाए, बस एक नई कैटेगरी जोड़ी जाए जिसमें कुछ देश ऐसे होंगे जो लंबे समय तक नॉन परमानेंट मेंबर्स बने। यानी ये कैटेगरी परमानेंट मेंबर्स की, दूसरी कैटेगरी नॉन परमानेंट मेंबर्स की, जो कि 2 साल के लिए होंगे
और एक तीसरी नई कैटेगरी लंबे समय के लिए नॉन परमानेंट मेंबर्स की जोड़ी जाए, जो कि 6-7 साल या फिर 8-10 साल तक नॉन परमानेंट मेंबर्स बने। अभी इस चीज का भारत ने पूरी तरह से विरोध किया है और भारत ने कहा कि ये जो कुछ देश लॉन्गर टर्म परमानेंट मेंबर्स की बात कर रहे हैं, इसको तो उस समय भी खारिज कर दिया गया था जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का गठन हो रहा था, क्योंकि ये आइडिया पूरी तरह से इनइफेक्टिव साबित होगा। और जो देश ये आइडिया दे रहे हैं, इस चीज की मांग कर रहे हैं, वो केवल मुट्ठी भरी देश है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार भारत क्या बोल रहा है, भारत के अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला होगा और रिफॉर्म्स के बाद नई सिक्योरिटी काउंसिल का क्या स्वरूप होगा, और भारत के अकॉर्डिंग कितने परमानेंट मेंबर्स और कितने नॉन परमानेंट मेंबर्स को जोड़ा जाए। इसको लेकर भारत ने जो G4 ग्रुप बनाया है, उसमें ब्राजील, जर्मनी, जापान और भारत है। ये चारों देश परमानेंट सीट की मांग कर रहे हैं, वो भी वीटो पावर के साथ। भारत ने इन चारों देशों के साथ मिलकर इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस में एक ड्राफ्ट सबमिट किया है। अभी ड्राफ्ट कहता है कि रिफॉर्म्स के बाद नई सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 25 से 26 देश होने चाहिए, जो कि अभी 15 हैं, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। भारत कहता है कि नई सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट देशों की संख्या को 5 से बढ़ाकर 11 कर दिया जाए, यानी 6 नए परमानेंट मेंबर्स जोड़े जाएं, वो भी वीटो पावर के साथ। जबकि नॉन परमानेंट की संख्या 10 से बढ़ाकर 14 या फिर 15 कर दी जाए, यानी 4 या 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स को और बढ़ाया जाए। इसके आगे भारत कहता है कि ये तो हम नई परमानेंट सीट्स के लिए बस फ्रेमवर्क डिस्कस कर रहे हैं। इन सब सीट्स के ऊपर कौन सा देश बैठेगा, किस देश को परमानेंट सीट मिलेगी, ये तय किया जाएगा यूएन जनरल असेंबली में, जहाँ पर सभी देशों की वोटिंग होगी। वहाँ पर जिस भी देश को 2/3 वोट्स मिलेंगे, यानी जिस भी देश को 66% से ज्यादा वोट्स मिलेंगे, वो देश अपने आप वीटो पावर बन जाएगा और उसको परमानेंट सीट मिल जाएगी। इसके साथ ही भारत ने ये भी मेंशन किया कि जनरल असेंबली में जो ये वोटिंग होगी, ये सीक्रेट बैलेट के थ्रू होगी, यानी किसी को नहीं पता चलेगा कि कौन से देश ने किसको वोट किया और किसको नहीं, ताकि कल को ये ना हो कि जो देश नए परमानेंट मेंबर्स बन जाएं, वो बदला लेने के लिए उन देशों को तंग करना स्टार्ट कर जाएं जिन्होंने उनको वोट नहीं किया था। इसके आगे रुचिरा काम्बोज में हमने कहा कि केवल नॉन परमानेंट मेंबर्स की संख्या को बढ़ाने से आज की प्रॉब्लम्स बिल्कुल सॉल्व नहीं होंगी। इससे परमानेंट और नॉन परमानेंट देशों के बीच और भी गैप बढ़ेगा और ऐसी सिचुएशन पैदा होगी जो कि आज के जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट के साथ बिल्कुल रेलेवेंट नहीं होगी। अब ये था भारत का पर्सपेक्टिव और भारत की मांग। अब आप सोचिए कि यूएन जनरल असेंबली में 2/3 देशों का समर्थन हासिल करना भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। एक एक देश का वोट हमारे लिए काफी जरूरी है। बस यही कारण है कि मालदीव जैसे छोटे छोटे देश जो भारत को आंखें दिखा रहे हैं, वो भी वोटिंग में भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इन छोटे छोटे देशों का एक वोट भी यूएन जनरल असेंबली में काफी ताकत रखता है। इन छोटे छोटे देशों का एक वोट भी बड़े देश अमेरिका के वोट के जितना बराबर है। बस यही कारण है कि भारत सरकार ग्लोबल साउथ की बात करती है, अफ्रीका को G20 देशों में शामिल करवाती है, लैटिन अमेरिका के देशों को सपोर्ट करती है, अफ्रीकन देशों और साथ में आइलैंड नेशंस को फ्री में वैक्सीन बांटती है। और जब कोई देश मुसीबत में होता है तो उसके लिए हमारी सरकार ह्यूमैनिटेरियन एड और मेडिकल असिस्टेंस भी भेजती है, क्योंकि परमानेंट मेंबरशिप के लिए जब भी यूएन जनरल असेंबली में वोटिंग होगी, उन सब देशों को याद आएगा कि भारत ने उनके लिए अतीत में क्या क्या किया है, और फिर वो खुशी खुशी भारत के पक्ष में वोट करेंगे। भारत ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स के लिए ये सारी चीजें बोली भी हैं या फिर नहीं, ये कंफर्म करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए आर्टिकल को रेफरेंस के तौर पर पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सारी बातें मैंने आपको अपने से नहीं बताई हैं। एंड हाँ, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम हर सुबह टॉप 10 अपडेट्स की एक वीडियो अपलोड करते हैं, जिसमें जियोपॉलिटिक्स, वॉर, डिफेंस, ट्रेड, स्टॉक मार्केट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब से रिलेटेड टॉप 10 न्यूज़ को डिस्कस किया जाता है, और आप उस एक ही वीडियो को देखकर पूरी तरह से अपडेटेड रह सकते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।